हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज का टॉपिक है अपना एंगल ऑफ रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। तो देखिए स्टूडेंट, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा है कि कोई भी लाइट है, लाइट ऑफ सोर्स मान लो। इसको अपन नाइकोल प्रिज्म से अपन निकालते हैं, ठीक है। नाइकोल प्रिज्म मतलब ये क्या काम करता है, जैसे लाइट होती है और लाइट काफ़ी सारे लाइट के जो प्लेन होते हैं, उस नाइकोल प्रिज्म से निकालने के बाद में अपने को पोलराइज्ड लाइट मिलती है। अपने को क्या मिलती है? पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट का मीनिंग्स क्या होगा? जो एक ही प्लेन में हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे अलग अलग प्लेन में लाइट थी, तो पोलराइज्ड लाइट अपने को मिल जाती है। अब ये जो पोलराइज्ड लाइट है, इसको अपन एक ट्यूब लेते हैं जिसका नाम होता है पोलरिमेट्री ट्यूब। पोलरिमेट्री ट्यूब जिसमें सॉल्यूशन भरा होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का या फिर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस का। इस ट्यूब में से अपन पोलराइज्ड लाइट को जब पास करते हैं, पोलराइज्ड लाइट को इस ट्यूब में पास करते हैं, इस ट्यूब में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस भरा होता है। तो क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इस पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देता है, कुछ एंगल से रोटेट कर देता है। देखिए यहाँ पे ये पोलराइज्ड लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, ये कुछ एंगल से रोटेट कर देता है। और ये रोटेट अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको अपन, उस सबस्टेंस को अपन बोलते हैं या फिर उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है उसमें, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको लिखी है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेट बाय द एंगल ऑफ थीटा। कि ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होती है सीधी आपको दिखाई दे रही है, ये पोलराइज्ड ट्यूब में से निकालते हैं। उस पोलराइज्ड ट्यूब में ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस भरा होता है। उस ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस वो अगर पोलराइज्ड लाइट को अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेशन कर देता है, तो उस सबस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। उस सबस्टेंस को अपन डी बोलते हैं। और अगर मान लीजिए ये पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज अगर क्या कर देता है, रोटेशन कर देता है, देन उसको अपन एल बोलते हैं। मतलब एल या फिर उसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज करता है उसको अपन डी एंड प्लस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं ट्वेल्थ बेस में। अपने को देखना यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी इस बेस पे सीखने के बाद में न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन बचता है उसको सॉल्व करना है। और अपन एकदम इजी इजी न्यूमेरिकल से लेके जो भी नेट के एग्जाम स्टैंडर्ड तक न्यूमेरिकल आते हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट में अपन क्या है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन क्या था, ये आपको मैं वापस कराता हूँ। ये जो थीटा था इसी को अपन बोलते हैं ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा इसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। चलिए, तो ये ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ये देखिए क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो पोलरिमेट्री ट्यूब है इसकी जो लेंथ होती है, कुल मिला के देखिए मेरा ये कहने का मतलब है कि पोलरिमेट्री ट्यूब में ये जो सबस्टेंस भरे होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस और ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस, और इसमें जब पोलराइज्ड लाइट ये पास करते हैं अपन, तो पोलराइज्ड लाइट के पार्टिकल्स होंगे और प्लस में ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस के भी पार्टिकल्स होंगे। इन दोनों में क्या होगा? क्यूल्जन होगा। उस क्यूल्जन की वजह से अपना ये थीटा निकलेगा, मतलब ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन निकलेगा। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ इसमें, देखिए कि जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा, ये नंबर ऑफ क्यूल्जन होते हैं, किस किस के बीच में होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस। ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस जो कि पोलरिमेट्री ट्यूब में भरा होता है, और पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो भी अपन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट उसमें पास करते हैं, ये पोलराइज्ड लाइट और ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस के बीच में क्यूल्जन की वजह से अपना ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन अपने को मिलता है। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये जो एल है या फिर इसकी जो लेंथ है, पोलरिमेट्री ट्यूब की जो लेंथ होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, और इसको अपन इसकी जो पोलरिमेट्री ट्यूब की जो लंबाई है डेसीमीटर में अपन इसको देखते हैं। डेसीमीटर में आप ध्यान रखना है, ठीक है, इसी में अपन इसको देखेंगे। देखिए नेक्स्ट,
ये किस पे डिपेंड करता है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस, क्या इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव जो सबस्टेंस लेंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, प्लस में लेंथ, उस जो पोलरीमेट्रिक ट्यूब है उसकी लेंथ क्या होगी, दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इंटू सी। ठीक है, जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ पे, तो एक एंगल और आता है जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन इंटू एल इंटू सी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो स्पेसिफिक जो रोटेशन है अपना, स्पेसिफिक रोटेशन, देखिए ये अपने पास इक्वेशन है ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन की। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन इंटू एल इंटू सी, जहाँ पे एल क्या है, पोलरीमेट्रिक ट्यूब की लेंथ होती है, डेसीमीटर में इसको मेजर करते हैं, एंड सी क्या होता है, पोलरीमेट्रिक ट्यूब में जो ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए जो सबस्टेंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन 1 ग्राम पर मोल ले, ठीक है, और जो लेंथ, अगर पोलरीमेट्रिक ट्यूब की लेंथ अपन 1 डेसीमीटर ले, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इनटू 1 हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन ये कुछ नहीं होता है, ये ओनली ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन होता है। बट जब अपन पोलरीमेट्रिक ट्यूब की जो लेंथ है वो एक डेसीमीटर ले, और पोलरीमेट्रिक ट्यूब में जो सैंपल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर मोल ले, तो देखिए दैट मीन्स स्पेसिफिक रोटेशन इज द ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन concentration of the sample is 1 gram per mole and length of polarimetric tube is 1 डेसीमीटर। अगर अपन 1 डेसीमीटर ट्यूब लेते हैं और जो सैंपल लेते हैं पोलरीमीटर ट्यूब में उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर मोल लेते हैं, देन स्पेसिफिक रोटेशन ही अपना क्या होता है, मतलब ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन ही अपना स्पेसिफिक रोटेशन होता है। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए अपन स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं, जो क्या हो जाएगा अपना थीटा बाई एल इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन एक इक्वेशन और यूज करते हैं, मतलब इस सी की जगह क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। वो अब क्या यूज करते हैं, देखिए ये जो पोलरीमेट्रिक ट्यूब है अपनी, इसमें अपन सैंपल भर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस का। ठीक है, इस सैंपल की कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, वो कंसंट्रेशन अगर अपने को न्यूमेरिकल्स में दी होगी तब तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और जब मान लीजिए न्यूमेरिकल में ऐसी वर्डिंग आ जाए कि प्योर सैंपल का मतलब ये 100% प्योर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरी चीज़ वाटर नहीं है, तो अपन उसकी कंसंट्रेशन तो वर्ड बोल ही नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सैंपल क्या प्योर सैंपल है, तो कंसंट्रेशन जो टर्म है उसकी जगह अपन उस सैंपल की डेंसिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह अपन डी यूज करते हैं, कब, जब पोलरीमेट्रिक ट्यूब में सैंपल अपना प्योर सैंपल ले लिया जाता है, तब अपन व्हेन कंसंट्रेशन टर्म इज रिप्लेस्ड बाय डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस। ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह अपन डी यूज करते हैं, डेंसिटी यूज करते हैं उस सैंपल की। ठीक है, कब, जब अपना सैंपल प्योर लिया जाता है तब कंसंट्रेशन की जगह अपन डी यूज करते हैं, डेंसिटी यूज करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखिए अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इससे पहले अपने को एक थ्योरेटिकल पोर्शन पूछ लिया जाता है कि जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन क्या अपना, ये देखिए थीटा इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन इनटू एल सी, ये होता है अपना ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, एल का मतलब लेंथ ऑफ पोलरीमेट्रिक ट्यूब। ठीक है, क्या इस पे भी ये डिपेंड करेगा, बिल्कुल इस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, इस पे भी डिपेंड करेगा। अब देखिए ये कब मतलब ये होता है जब भी अपन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और जो लाइट है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इनके बीच में क्यूल्जन होगा,
तब जाके अपना ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन अपने को मिलता है। तो देखिए क्यूजन का मतलब सीधा सीधा सा है कि अगर अपन सबस्टेंस ही अलग अलग ले लिए जाए, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन भी अपना अलग अलग आएगा। कहने का मतलब मेरा ये कि ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला अपना हो जाएगा नेचर ऑफ सबस्टेंस। मीनिंग समझ गए होंगे कि अगर अपन सबस्टेंस का नेचर ही अलग अलग ले लें, सबस्टेंस ही अलग अलग ले लें, तो अपना जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है ये डेफिनेटली अपना अलग अलग मिलेगा। दूसरा लेंथ ऑफ पोलरिमेट्री ट्यूब। अगर आप पोलरिमेट्री ट्यूब की जो लेंथ है वो भी अलग अलग ले लें, 1 डेसीमीटर है, 2 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, ठीक है, देन उसमें जो क्यूजन होगा वो भी क्या होगा, ट्यूब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड करता है। और चौथी बात होती है अपनी टेम्परेचर, ठीक है, बिल्कुल टेम्परेचर क्यूजन पे डिपेंड करते हैं, क्यूजन थ्योरी आपने पढ़ी होगी। फिफ्थ नंबर पे वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि ये भी जरूरी होता है बिकॉज जो पहले प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ही तो अपन पास करते हैं पोलरिमेट्री ट्यूब में, और इसमें ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस होता है। तो इसके और इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के बीच में ही तो क्या होती है, क्यूजन होती है। मतलब इसकी भी वेवलेंथ अगर अलग अलग वेवलेंथ होगी तब भी अपना ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन चेंज आएगा, ठीक है। तो ये पांचों चीजें आप ध्यान रखोगे, पांचों पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे एक काम की बात और आपको मैं बताऊं कि ये जो अपना स्पेसिफिक रोटेशन है ये क्या होता है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन L/C। और देखिए स्पेसिफिक रोटेशन को अपन ये चीज करके आए हैं कि जो लेंथ है वो 1 डेसीमीटर और कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है 1 ग्राम पर मोल। मतलब ये अपने लिए कांस्टेंट है, 1 ग्राम और 1 डेसीमीटर और 1 ग्राम पर मोल, ये कांस्टेंट है। स्पेसिफिक रोटेशन भी कांस्टेंट होता है। देन ये इन दोनों चीज़ें पे डिपेंड नहीं करेगा। कुल मिला के जब आपको स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन पूछ लिया जाए तो ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा L/C पे, बिकॉज ये अपन कांस्टेंट लेते हैं किसी भी स्पेसिफिक रोटेशन को निकालने के लिए जिसमें 1 डेसीमीटर लेंथ होती है और अपना 1 ग्राम पर मोल इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑप्टिकल एक्टिव सैंपल की। ओके, तो बाकी तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मतलब तीनों चीज़ें कौन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट नेचर ऑफ सबस्टेंस पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, क्या स्पेसिफिक रोटेशन, लेंथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सबस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा स्पेसिफिक रोटेशन, और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। पांच में से तीन जो फैक्टर ऐसे हैं जिन पे ओनली स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड करता है। दो कौन से नहीं है वो मैंने आपको समझा दिए, L/C इन पे डिपेंड नहीं करता है। किस तरह से आपको ध्यान रखोगे, क्योंकि जब अपन ने स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो यही पढ़ा था, स्पेसिफिक रोटेशन इज ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन when जो लेंथ ऑफ पोलरिमेट्री ट्यूब इज 1 डेसीमीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल इज 1 ग्राम पर मोल, तभी उसको अपन बोलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अपना ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, जो स्पेसिफिक रोटेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो इन तीनों बातों पे डिपेंड नहीं करता है, L/C इन तीनों बातों पे डिपेंड करता है, ओनली N/C पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए अब अपन न्यूमेरिकल्स पार्ट की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें अपने को सॉल्व करनी है उन चीज़ों को अपन पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रोटेशन है उसकी यूनिट्स क्या क्या होती है। तो देखिए स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है अपना, θ/LC। थीटा मतलब ये डिग्री हो गया, L मतलब पोलरिमेट्री ट्यूब की लेंथ डेसीमीटर में होगी, C मतलब जो सैंपल है पोलरिमेट्री ट्यूब में जो भरा हुआ सैंपल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर मोल हो गई। ठीक है, तो इसी को अपन ने लिखा है डिग्री डेसीमीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ग्राम ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और मोल ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स नहीं होगा। तो इसको अपन इस तरह से स्पेसिफिक रोटेशन की यूनिट देख सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर मोल में आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कई बार मान लीजिए मोलरिटी में आई।
ठीक है, किस में आ गई, मोलरिटी में आ गई। ठीक है, तो मोलरिटी में कंसंट्रेशन जब आती है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कर रखा है एग्जांपल कि मान लीजिए कंसंट्रेशन सी किस में है, ये सी है, मान लीजिए कोई भी सैंपल है और उसकी मोलरिटी मान लीजिए अक्स मोल है, अक्स मोलरिटी है। ठीक है, या फिर मान लीजिए 5 मोलरिटी, यहाँ पे अपन ने अक्स लिखा है, अक्स मोलरिटी में आपको कंसंट्रेशन देती, तो आप उसको किस तरह से चेंज करोगे, फाइनली देखो रिजल्ट आपका ये आएगा। ठीक है, फाइनली अपने को जो स्पेसिफिक रोटेशन है अपन ये लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी। ठीक है, यही लिखते हैं, तो उस सी की जगह आपको क्या लिखोगे, उस सी की जगह लिखेंगे अपन अक्ष, मतलब कितने मोलरिटी है इनटू मोलर मास, और अपॉन में अपन 1000 लिख देंगे। और ये किस तरह से होता है ये मैंने आपको डिटेल में सॉल्व भी कर रखा है इधर। देखिए अक्ष मोलरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, एम का मतलब क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ओके है तो अक्स इंटू मोल पर लीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे लीटर है, लेकिन अगर इसको अपन मिलीलीटर में चेंज करें मतलब क्या हो जाएगा, मोल, ये मोल है अपना, मोल अपॉन 1000 इंटू मिलीलीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, मतलब फर्स्ट से अपन सेकंड पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखिए यहाँ पे, अब इस मोल को मैं अलग लिखता हूँ, मोल क्या होता है अपना, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, अपन मोल को क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ग्राम पर मोल जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्राम पर ml जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अपने लिए ये हो जाएगा, देखिए ये मिलीलीटर में है, और इसको अपन क्या बोल देंगे, मोल को मोलर मास, ये जो अपना ग्राम में आएगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी अपनी। और चौथी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, थीटा अपन कहाँ पे ये यूज करते आए हैं, इनटू एल, अपना एल है, और सी की जगह अपन क्या यूज कर रहे हैं, अक्स मोलर मास अपॉन 1000। तो कुल मिला के अपने को क्या मिलता है, ये वाला जो फॉर्मूला है अपने को ये मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखोगे लास्ट तक, कब, जब अपने को कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर मोल में न दे के अपने को किस में दे दिया जाए, मोलरिटी में अपने को कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाए, तो अपने को ये वाली चीज़ यूज करनी है। नेक्स्ट देखिए अपने को क्या क्या चीज़ें और सीखनी है। एक होता अपना एनेंशियोमेरी एक्सिस, जिसको अपन ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एनेंशियोमेरी एक्सिस भी अपन ने पहले कर रखा है, जो अपन पढ़ के आए हैं अपना सम बेसिक टर्मिनोलॉजी में, मीजो कंपाउंड्स, वहाँ पे अपन ने देखा है कि एनेंशियोमेरी एक्सिस। ठीक है, तो एनेंशियोमेरी एक्सिस क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर, एनेंशियोमेरी एक्सिस दो जो एनेंशियोमर होंगे, मतलब दो सबस्टेंस, दो सैंपल होंगे। ठीक है, जिसमें एक मेजर और एक क्या होगा, माइनर। ठीक है, तो मेजर में से अगर माइनर जो परसेंटेज है एनेंशियोमर के, वो अपन माइनस कर दे तो उसको अपन बोलते हैं एनेंशियोमेरी एक्सिस। ठीक है, दूसरा अपन कैसे निकाल सकते हैं एनेंशियोमेरी एक्सिस का, अगर अपने को परसेंटेज न दे के दिया हो, परसेंटेज न दे के रखा हो, अपने को अमाउंट दे के रखा हो, तो अमाउंट, मेजर अमाउंट में से अपन माइनर अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल अमाउंट, और मल्टीप्लाई में अपन 100 कर देंगे। इस तरह से अपन अनिंशियोमेरी एक्सिस निकाल लेंगे। और थर्ड अपना अनिंशियोमेरी एक्सिस अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर आपको स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है मिक्सचर का। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या देंगे, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर अनिंशियोमर, इसको अपन क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड है एंड थर्ड है, तीनों ही फॉर्मूले अपने अनिंशियोमेरी एक्सिस के निकालने के हैं। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। तो तीनों अपने इक्वल होते हैं, मतलब आपको न्यूमेरिकल में अगर डायरेक्ट अनिंशियोमेरी एक्सिस पूछ लिया, ये दो ही चीज़ आपको दे रखे हैं, तो अपन पहला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको अमाउंट दे रखा, अपन दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यहाँ पे आपको रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह कुछ दे रखा है, तो अनिंशियोमेरी एक्सिस अपन किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर आपको अनिंशियोमेरी एक्सिस दे दिया, स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया। ठीक है, तो अपने को मेजर और माइनर अनिंशियोमर्स है वो भी अपन निकाल लेंगे। मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अपन। एक अपने को पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक मिक्सचर है। ठीक है, और उस मिक्सचर में काफ़ी सारे सबस्टेंस है।
ठीक है। काफ़ी सारे सबस्टेंस है और उसका मतलब मान लीजिए ए सबस्टेंस है, बी है, सी है, डी है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ई भी हो सकते हैं। और इनमें ये भी चीज़ आप ध्यान रखना कि ए बी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, उससे एनेंशियोमर भी हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी मिक्सर में काफ़ी सारे सबस्टेंस हो और उस मिक्सर मतलब जो अपन पोलरिमेट्री ट्यूब लेते हैं उनमें अपन एक सबस्टेंस न डाल के काफ़ी सारे सबस्टेंस डाल देते हैं, ठीक है। तब अपने को एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, लेकिन अपने को एवरेज निकालना होता है। और एवरेज के लिए अपन क्या निकालेंगे? जैसे मान लिए सबस्टेंस ए है, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है। तो ए की कितनी अमाउंट है और प्लस ए का रोटेशन कितना है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। दूसरा फिर उसको अपन ऐड कर देंगे। इसी तरह से अपन बी का अमाउंट एंड मल्टीप्लाई करेंगे बी का रोटेशन। इसी तरह से अपन अमाउंट सी है तो सी का और मल्टीप्लाई करेंगे सी का रोटेशन। ये प्लस माइनस में हो सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए और भी सबस्टेंस दे रखे हैं, डी है, ई है, तो वही से हम प्रोसीजर यूज करेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय कर देंगे अपन टोटल अमाउंट, अपन इसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो एक ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। अब चलिए अपन न्यूमेरिकल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पहला अपने को न्यूमेरिकल दे रखा है, ए मिक्सचर है और मिक्सचर में टू सबस्टेंस है, टू कायरल स्पीसीज है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव स्पीसीज है। ओके है यहाँ तक। इन इक्वल अमाउंट, दोनों की अमाउंट क्या है? इक्वल अमाउंट है, मतलब मान सकते हैं अपन दोनों क्या है अपने 1:1 में है, ठीक है। मान लीजिए ए है और बी है, ये भी एक अमाउंट में तो दूसरा भी बी अमाउंट में, बट इनके अपने को थीटा दे रखे हैं, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा है, मतलब ए का रोटेशन क्या है 20 डिग्री एंड बी का रोटेशन क्या है 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रही सारी चीज़ें? तो ए की अमाउंट क्या है 1 और ए का थीटा क्या है, थीटा थीटा क्या है अपना ए का, ये दे रखा है 20 डिग्री। कुछ भी नहीं दे रखा मतलब आपको प्लस में मानना है, ठीक है। माइनस में आपको देख के रखेंगे। और इसी तरह से थीटा बी का कितना है अपना, ये भी कितना है, ये भी अपना प्लस 40 डिग्री है। अब आपको पूछा है कैलकुलेट द एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन। देखिए एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू क्या होता है? देखिए पहले अपन अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं ए की, अमाउंट ए की लिखते हैं, इनटू क्या करते हैं अपन, रोटेशन लिखते हैं ए का, यही करते हैं, प्लस अमाउंट किसकी लिखते हैं, बी की, और इनटू रोटेशन किसका लिखेंगे, बी का, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा अपना टोटल अमाउंट हो जाएगा। कर लीजिए आंसर आ जाएगा अपना। अमाउंट ए का कितना 1 इंटू थीटा कितना ए का 20, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अमाउंट बी का कितना है वही 1 है, और मल्टीप्लाई थीटा कितना है बी का, ये अपने को दे रखा है 40 प्लस में है, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1:1, मतलब अपन 2 लिख देंगे यहाँ पे, 1 + 1 मतलब ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60/2, मतलब ये हो जाएगा 30 प्लस का 30, मतलब एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा अपना +30 आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपको मिक्सर दे रखा है, 2 कायरल स्पीसीज दे रखी है, ठीक है, पॉलिमेट्री ट्यूब में, और इन इक्वल अमाउंट में, अमाउंट भी इनका इक्वल है, मतलब ए और बी इनका अमाउंट क्या है, इक्वल अमाउंट है। ए का रोटेशन क्या है, ए का रोटेशन अपने को मिल जाएगा, कितना दे रखा है +20, मतलब +20 डिग्री, और इसी तरह से बी का कितना दे रखा है रेस्पेक्टिवली -40 डिग्री। आपको ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन पता करना है, तो क्या करेंगे अपन, एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू वही अमाउंट 1 × 20 प्लस 1 × -40, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -20/2, और ये हो जाएगा -10 डिग्री ऑब्जर्व एवरेज ऑब्जर्व ऑफ रोटेशन अपने को मिल जाएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड आपको दे रखा है एक मिक्सचर कंटेन 2 कायरल स्पीसीज इन 3 and 1, जैसे एक कायरल स्पीसीज 1 ए है, दूसरी अपनी बी है, तो ये 3:1 में है, ओके। एंड
देयर एंगल ऑफ रोटेशन थीटा आपको दे रखे है 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। इसका 20 दे रखा है थीटा और इसका दे रखा है 40, प्लस में ये दोनों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्लस में। अब आपको पूछा है एवरेज एंगल ऑफ मिक्सचर आपको पूछा है, तो अपन निकाल देंगे एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर। ये अपना हो जाएगा 3 इंटू 20, अमाउंट आपको दे रखा है 3 में, प्लस 1 इंटू 40 और डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 16 40 100, ये लीजिए, और 100/4 ये हो जाएगा प्लस 25 डिग्री। ये हो जाएगा इसका एवरेज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मिक्सचर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, अनिशियोमरी एक्सिस दे रखा है एल का, कितना है 60 दे रखा है। अब आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए कि अगर अनिशियोमरी एक्सिस 60 है, ठीक है, तो मेजर यही होगा, मतलब अनिशियोमरी एक्सिस अपना 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एल का आपको दे रखा है 60, मतलब ये अपने लिए क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ठीक है। एक आपको क्या दे रखा है, रोटेशन दे रखा है, स्पेसिफिक रोटेशन, ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक रोटेशन को अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है डी का, ये क्या है 50 है। अब देखिए अपने को परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर, परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर अपन ये पढ़ते हैं एनिशियोमरी एक्सिस इक्वल टू अपना क्या है, क्या निकालते हैं अपन, वही परसेंटेज ऑफ मेजर, ठीक है, माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर, क्या यही चीज़ें अपन निकालते हैं। अब देखिए अपने को डी एंड एल, यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि परसेंटेज एक फॉर्मूला और होता है। देखिए अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर मान लीजिए अपन परसेंटेज ऑफ एल आइसोमर, अगर अपन एल आइसोमर है, यहाँ पे मेजर है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, एल आइसोमर या फिर एल लिख दूँ या फिर मैं मेजर लिख दूँ, तो अपन कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा अपना 100 + 60, यही करेंगे, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 80, क्या 80 आ गया। और इसी तरह से अपन परसेंटेज ऑफ डी या फिर माइनर की बात करते हैं, तो देखिए 80 है तो दूसरा कितना आ जाएगा अपना 20 आ जाएगा, या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हो 100 - 60/2, ये हो जाएगा 20%, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर आपको मिल गए, ये हो जाएगा अपना 20 और ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सर की। तो जिस तरह से अपन ने ऑब्जर्व एंगल ऑफ मिक्सर किया है, देखो मिक्सर की जब बात आती है तो अपन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, और इसी पैटर्न पे आपको चलना है। यहाँ पे ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है, और स्पेसिफिक रोटेशन भी आ जाए तो जितने सबस्टेंस है उसका अमाउंट प्लस रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेसिफिक रोटेशन ये ओनली थीटा है, ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने लिख ही दिया है, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ओनली ऑब्जर्वर रोटेशन है। और जब मैं स्पेसिफिक रोटेशन की बात करूँगा, देखिए इस न्यूमेरिकल्स में, तो अपने को वही करना है। देखिए एक डी अपना सबस्टेंस है और दूसरा सबस्टेंस क्या है अपना एल सबस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए थीटा मिक्सर की बात करते हैं, तो देखिए 20 कितना इसमें 50 है, ये लीजिए 20 × 50, और जो अगर डी 50 है तो एल भी कितना होगा, ये भी कितना होगा +50 है तो ये -50 होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, एल क्या होगा -50, ठीक है। तो 20 × 50 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 80 × -50, ठीक है, और डिवाइड बाई कर देंगे टोटल अमाउंट, तो कितना है टोटल अमाउंट 20 और ये 80, और ये आ जाएगा अपना सॉल्व करो आप, ठीक है, तो 1000 प्लस, और यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस का निशान आ जाएगा -4000 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये -3000 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा अपना -3 डिग्री। तो मिक्सचर का अपन स्पेसिफिक रोटेशन भी अपने को सेम वही मेथड से अपने को यूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वापस मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, एनेंशियोमरी एक्सिस अपने को दे रखा है 60, मतलब ये मेजर है, ठीक है। अपने को मेजर एल है, मेजर का अपन कैसे निकालते हैं 100 प्लस मेजर अपन जोड़ देंगे, ठीक है, 80 आ जाएगा। और दूसरा अपन माइनर कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे, या फिर आपको पता है अगर एक 80 है तो दूसरा 20 ही होगा, ठीक है, 100 से ज़्यादा तो होंगे नहीं। और दोनों का डिफरेंस आप देख लो, चेक भी कर लो,
80 माइनस 20 कितना है, 60 है। ठीक है, करा रखी है ऐसी एक्सरसाइज, बिल्कुल 60 अपना है। ठीक है, दोनों की अमाउंट आपको पता चल गई। ठीक है, रोटेशन आपको पता चल गई, एक का रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन, डी का अगर प्लस में है तो एल का माइनस में होगा, ये लीजिए। ठीक है, फिर अपन इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, आइसोमर आपको दे रखे हैं, एक आर आइसोमर दे रखा है और एक एस दे रखा है। आर अगर ये माइनस में है या अगर आपको नहीं भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस में हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मजे की चीज़ ये है कि ये 64 दे रखा है, ये 36 दे रखा है। ठीक है, आर कितना है 64 और एस कितना है 36, तो अनइंसियोमरी एक्सिस कितना होगा अपना, अनइंसियोमरी एक्सिस कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस ही होगा मेजर और माइनर का, तो ये अपने को मिलेगा 64 हो गया माइनस ये 36 हो गया, क्या यही मिलेगा, बिल्कुल यस। अपन कर देंगे, इसमें माइनस करके देख लो आप, जितना भी रिजल्ट आता है आ जाएगा अपना। ठीक है, ओके, मेजर परसेंटेज और माइनर परसेंटेज। ठीक है, दोनों का अपन डिफरेंस कर देंगे, अनइंसियोमरी एक्सिस अपना आ जाएगा। दोनों 100 है, बिल्कुल 100 है। ठीक है, और ये जितना भी आ रहा है चलो माइनस करके देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 28 ये आ जाएगा इसका अनइंसियोमरी एक्सिस। अब आपको पूछा है थीटा मिक्स, थीटा मिक्स का मतलब एक आर, ठीक है, एंड एस, दो है। आर का अमाउंट कितना आपको दे रखा है 64, एस का अमाउंट आपको कितना दे रखा है 36, बिल्कुल यही है, एस का अमाउंट 36 है। आर का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है -52 और एस का कितना है +52 एंगल। तो देखिए एवरेज अपन निकालेंगे, एवरेज इसको मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक एवरेज, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, एवरेज एस आर इसको बोल दिया, एवरेज स्पेसिफिक रोटेशन। तो देखिए आप कर लो इसको, 64 इंटू -52 +36 इंटू +52। ठीक है, या फिर प्लस नहीं लगाऊं तो भी चलेगा, 36 इंटू 52 और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करना, आंसर इसका आपको मिल जाएगा 50 -15.58। ठीक है, इतना क्लियर है, -15.58 ये आपको आंसर मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखिए आज केवल अपन यही न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन और बच रहा है अपना। ठीक है, जिसमें इतना आप क्लियर करना सारा कि जिसमें अपन को सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले आने चाहिए, एनएनसीओमेरी एक्सिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, अब थोड़े से हार्ड अपने न्यूमेरिकल चलेंगे, आप इतना सॉल्व करना, आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।